हेलो एवरीवन, क्लास 12 यूपी बोर्ड। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रकाश की लाइट यूनिट से संबंधित है। टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रांतिक कोण। आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने रास्ते से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन दो प्रकार से होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी में हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रकाश किरण है, ये आप कह रहे हैं अपवर्तक तल हो गया, और ये हमारा सघन माध्यम हो गया, और ये हमारा विरल माध्यम। यानी हम कह रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। हमने कहा ये हमारा आपतन कोण, और प्रकाश किरण क्या होगी, उसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, पर क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और क्योंकि वो सघन से विरल में जा रही है इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम कह देंगे ये हमारा आपतन कोण है, और ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तन कोण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। हम कह रहे हैं कि अब यदि हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा ज्यादा कर दें, हमने आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी आपतन कोण का मान बढ़ गया, तो अब क्या होगा? जो अपवर्तन कोण है उसका मान भी बढ़ जाएगा। हमने कहा हमने फिर से आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आपतन कोण का मान हमने बढ़ाया तो जो हमारा अपवर्तन कोण था उसका मान और बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे हम किसी दूसरे मार्कर से कलर से ले लेते हैं तो और हमें समझ में आ जाएगा। एक स्थिति ऐसी आई कि हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, हमारा अपवर्तन कोण और बढ़ गया। हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, अब हमारा जो अपवर्तन कोण था वो बढ़कर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक विशेष आपतन कोण के लिए हमारा जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यदि हम क्या करें, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, तो उस स्थिति में क्या होगा? जो प्रकाश किरण है वो फिर से अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटने पर आप देख रहे हैं कि वो पहले ही माध्यम में लौट आएगी। अभी तक क्या था? प्रकाश एक माध्यम से प्रवेश कर रहा था, दूसरे माध्यम में पहुंच रहा था। हमने कहा एक विशेष आपतन कोण के बाद, विशेष आपतन कोण कौन सा होता है? वो आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। उससे अगर आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाए तब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं पहुंचती है, यानी वो पहले माध्यम में ही लौट आती है। और आपको पता होगा परावर्तन एक माध्यम में होता है, अपवर्तन दो माध्यमों का गुण है। तो हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में अब अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है और संपूर्ण प्रकाश पुंज परावर्तनों के नियमों का पालन कर रहा है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें संपूर्ण प्रकाश पुंज परावर्तन के नियमों का पालन करके पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है। और वो विशेष आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, यहां से कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हम कहें कि क्रांतिक कोण की क्या परिभाषा होती है, तो हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण
90 डिग्री हो जाता है। तो अगर मान लीजिए क्रांति कोण की परिभाषा की बात करें तो हम क्रांति कोण की परिभाषा लिख सकते हैं। क्रांति कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और देखिए अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया? क्रांतिक कोण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो प्रकाश किरण अपवर्तन के नियमों की बजाय परावर्तन के नियमों का पालन करती है और पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अगर यहां पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम कह सकते हैं कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक हो जाए या थोड़ा अधिक क्या अधिक हो जाए तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करके पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है। यही परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण की बात करें तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रांतिक कोण वो कोण होता है यानी एक विशेष कोण होता है, अगर आपतन कोण का मान उससे ज्यादा हो गया तो परावर्तन की घटना हो जाएगी और अगर उसका मान उससे कम है तो अपवर्तन की घटना होगी। यानी हम कह सकते हैं क्रांतिक कोण परावर्तन और अपवर्तन की घटना को विभाजित करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करके पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है। तो देखिए जब पहले माध्यम में वापस लौटेगा तब परावर्तन की घटना होगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी हम कर लेते हैं। वो है क्रांतिक कोण एवं
अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। हम कह रहे हैं हमारे पास कोई प्रकाश किरण है और वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा फिगर बना ली, उस चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अपवर्तक तल हो गया जिस पे अपवर्तन की घटना होगी। ये हमारा अभिलंब हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से चली और उसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। तो आपको पता है 90 डिग्री किसके लिए होता है, क्रांतिक कोण के लिए। तो ये हमारा क्रांतिक कोण हो गया और इसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हम कह रहे हैं जो हमारा विरल माध्यम है वो N1 है और जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, N2 है। तो अगर हम स्नेल के नियम की बात करें तो स्नेल के नियम से आपने पढ़ रखा है, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, या साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बाई N1। स्नेल के नियम से कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं N1 बाई N2 बराबर साइन C अपॉन साइन 90। N1 बाई N2 क्यों लिखा, देखिए जब हम बात करते थे N की तो वो होता था N2 बाई N1 जब हमारी प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे में जा रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी प्रकाश किरण 2 से 1 में जा रही है, तो 2 से 1 में जा रही है तो कितना होगा, N1 बाई N2 हो जाएगा। यहाँ से N1 बाई N2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी 2N1 और ये कितना हो जाएगा साइन C। आप जानते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता से क्या होता है कि 2N1 बराबर 1 बाई 1N2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 बाई 1N2 बराबर साइन C या 1N2 बराबर 1 अपॉन साइन C। 1N2 बराबर 1 अपॉन साइन C। हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कह रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण, अब देखिए कहां से कहां जानी है, सघन से विरल में। यदि प्रकाश किरण सघन, या सीधा सीधा लिखते थे यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करे, कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने 1N2 लिया था तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कांच से वायु में जा रही है यानी ANG बराबर 1 अपॉन साइन C। यानी अगर हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता हो तो हम क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बोर्ड के एग्जाम में इस पर 1 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई भी बोधात्मक प्रश्न इस पर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।